नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक त्रिपाठी और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एचएम कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम 2022 पर कुछ बातें हैं, कुछ पॉइंट है जो मैंने यहां पर लिखे। इन पॉइंटों पर थोड़ी सी यहां पर चर्चा करेंगे, थोड़ी सी आपको जानकारी देंगे, थोड़ा सा आपको अपडेट करेंगे कि यहां पर क्या होना है और कितने नंबर आपको लाने हैं। अगर आपको पीएसटी के लिए, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए आपको कितने नंबर पर चयन हो जाएगा और फाइनल सिलेक्शन कितने नंबर पर हो जाएगा। परीक्षा की तिथि जो है वो क्या आगे बढ़ सकती है या नहीं बढ़ सकती है, इसी तिथि को पेपर होगा। इन सारी बातों पर आज डिस्कस होगा। लेकिन इस डिस्कस को करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं, 10-15 हजार लोग वीडियो देख लेते हैं, लेकिन ना तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और ना ही लाइक करते हैं। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और फिर आगे आ जाना है और वीडियो को कंटिन्यू करना है। चलिए अपने वीडियो को शुरू करते, स्टार्ट करते। मैंने उम्मीद की है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, सबसे पहला प्रश्न तो यही है जो आप सभी के मन में उठता है और सभी के मन में उठता है और ये सब बहुत सारे लोग पूछते भी हैं कि कम नंबर लाकर भी होगा चयन। क्या ऐसा हो सकता है कि कम नंबर, क्योंकि आप बहुत सारे YouTube चैनल्स में देखेंगे कि बहुत सारे एक्सपेक्टेड कट ऑफ बहुत सारे लोग बना रहे हैं जो बहुत हाई बना रहे हैं, कुछ लोग हैं जो बहुत लो बना रहे हैं, कुछ लोग हैं जो मीडियम बना रहे हैं। हर तरह से सारे लोग कट ऑफ अपने अपने एक्सपेक्टेड कट ऑफ अपने अपने विवेक के अनुसार, अपने अपने मति के अनुसार बना रहे हैं। ठीक है, और मैंने भी एक वीडियो बनाया है, आप चाहें तो उसे जाकर के देख सकते हैं। ग्रुप डी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाकर के देख सकते हैं, मेरी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, चैनल पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहां पर बात करेंगे कि क्या कम नंबर लाकर भी आपका चयन हो सकता है, और अगर हो सकता है तो क्यों हो सकता है, इसके क्या क्या फैक्टर होंगे, अगर नहीं हो सकता है तो क्या क्या फैक्टर हैं, क्यों नहीं हो सकता है, इन पर बात करेंगे। परीक्षा क्या निर्धारित तिथि पर ही हो पाएगी या फिर क्या परीक्षा तिथि आगे भी बढ़ सकती है, इस पर भी बात करेंगे। बस थोड़ा सा वेट करना है आपको। परीक्षा में देरी की वजह से कंपटीशन बढ़ा है या घटा है। जो परीक्षा 2.5 से 3 साल होने को है और इतना लेट हो चुकी है, तो परीक्षा में इस देरी की वजह से कंपटीशन बढ़ा या घटा है, और अगर अब देरी होती है तो कंपटीशन बढ़ेगा या घटेगा, पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा या नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा आप सभी के ऊपर, क्योंकि अभी तक तो जो प्रभाव पड़ा है वो नेगेटिव पड़ा है। इतने दिन से पेपर नहीं हुआ है, अगर पेपर हो जाता है तो बहुत सारे लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं इस परीक्षा से, अगर पेपर हो जाता है तो उनका चयन होगा और निश्चित तौर से जब चयन होगा तो वो एक पॉजिटिव संदेश रहेगा। लेकिन परीक्षा नहीं हो पा रही है, ये अपने आप में एक निगेटिव बात है। ठीक है, लेकिन जब भी परीक्षा होगी तो उसका इंपैक्ट जो है वो निगेटिव पड़ेगा या पॉजिटिव पड़ेगा, कंपटीशन बढ़ेगा या घटेगा, इस पर भी बात करेंगे। कट ऑफ क्या रहेगी इस बार, कट ऑफ क्या रहने वाली है, उस कट ऑफ की बात करेंगे। एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करेंगे कि कट ऑफ कितनी रह सकती है। चलिए पहले पॉइंट के साथ शुरू करते हैं और सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 कि कम नंबर लाकर भी क्या आपका चयन हो सकता है, और इस पॉइंट के साथ साथ यहां पर आपका ये पॉइंट भी कवर हो जाएगा और कट ऑफ क्या रहेगी ये पॉइंट भी लगभग लगभग आपको समझ में आ जाएगा। कम नंबर लाकर भी होगा चयन, ये मैंने यहां पर क्यों लिखा है, क्योंकि सच बात है और वाकई में ऐसा ही होगा कि कम नंबर लाकर भी आपका चयन इस बार इस परीक्षा में हो जाएगा। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि जब परीक्षा होनी थी तो बहुत सारे बच्चे लगातार तैयारी कर रहे थे, और जैसा कि आप सबको पता है कि इसका जो सिलेबस है उसमें से 10 नंबर का करंट अफेयर आना है, 10 नंबर का जो है जीएस जीके आना है, और 20 से 25 नंबर की साइंस आनी है, 25 नंबर की साइंस आनी है। ठीक है, तो इस तरह से इसका जो है सिलेबस है। मैथ्स और रीजनिंग आनी है ना, 60 नंबर में, लगभग 65 नंबर में। उसके बाद 25 नंबर का वो है तो 65 5 70 20 90, और 10 नंबर का जो है जीके जीएस आना है। ठीक है, तो ये सारे मतलब मेरा मतलब ये है कि रीजनिंग, मैथ और साइंस को मिलाकर के 80 नंबर का जो है सिलेबस कंप्लीट हुआ, और 20 नंबर में जीके आएगी और करंट अफेयर्स आएगा। तो करंट अफेयर्स क्या होता है, करंट अफेयर्स अपडेट होता रहता है, नई नई चीजें जो आती रहती हैं वही करंट अफेयर्स में चेंजमेंट होता रहता है। अगर आप लगातार करंट अफेयर की तैयारी कर रहे हैं तब तो आपको यहाँ पर बेनिफिट मिल जाएगा इस परीक्षा में, लेकिन अगर आपने उस दौरान करंट अफेयर पढ़ा था उसके बाद पढ़ना बंद कर दिया तो वो अब आपको कोई भी फायदा नहीं देने वाला है। ठीक है, इसी तरह से अगर अब आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं और मान लीजिए 1% भी अगर ऐसा हो जाता है कि परीक्षा निर्धारित तिथि से फिर से आगे खिसक जाए, फिर से परीक्षा ना हो पाए,
तो ये जितना आपने पढ़ा होगा करंट अफेयर्स में वो सारा का सारा फिर खराब हो जाएगा। खराब का मतलब ये है कि आपको नॉलेज मिलेगी, आपको ज्ञान, आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से वो आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा। आपको फिर से नई नई चीजें पढ़नी पड़ेंगी परीक्षा के लिए, जो कि बहुत मुश्किल काम होता है। जब बार बार ऐसा होता है तो आप भी कहीं ना कहीं हताश हो जाते हैं, और बहुत सारे बच्चे हताश हो जाते हैं, कहीं ना कहीं परीक्षा की बहुत अच्छी तैयारी नहीं कर पाते। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको क्या क्या तैयार करके चलना चाहिए, ये भी मैं इसमें डिस्कस करूंगा। आपको मैथ्स, रीजनिंग और साइंस, ये तीन चीजें लेकर के चलनी है, और इन तीन चीजों पर आपको एक मजबूत और अच्छी पकड़ बना करके चलनी है। अगर आपने इन तीन चीजों को अच्छे से क्लियर कर लिया तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा, और कट ऑफ कहीं ना कहीं कम जाएगी, क्योंकि पर सीट कंपटीशन भी कम होने वाला है। बहुत सारी परीक्षाएं हो रही हैं, बहुत सारी परीक्षाओं के रिजल्ट भी आएंगे, और हो सकता है कि अगर परीक्षा में देरी होती है, परीक्षा 23 फरवरी को नहीं हो पाती है, तो हो सकता है कि एनटीपीसी का रिजल्ट भी आ जाए, उसमें काफी सारे बच्चे फिर से चयनित हो जाएं, और उसके बाद ग्रुप डी की परीक्षा हो। तब तो और ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि इसके पहले भी रेलवे काफी सारी परीक्षा करा चुका है और उनके रिजल्ट जो है जारी कर चुका है। काफी सारे बच्चे जो ग्रुप डी में सिलेक्ट होने वाले थे, यानी उनका अगर एग्जाम होता तो उसी टाइम पर ग्रुप डी में सिलेक्ट हो जाते, वो बच्चे ग्रुप डी में पेपर ना दे करके, क्योंकि पेपर अभी तक हुआ नहीं है, दूसरे एग्जामों में, दूसरी परीक्षाओं में, दूसरी वैकेंसियों में बैठ करके सिलेक्ट हो चुके हैं। तो अब जो कट ऑफ रहने वाली है वो उन्हीं बच्चों की रहने वाली है जो एवरेज है या एवरेज से भी नीचे है, क्योंकि जो बहुत हाईएस्ट नंबर लाने वाले थे, जो बहुत पढ़ने में अच्छे बच्चे थे, वो कहीं ना कहीं पर सिलेक्ट हो चुके हैं। अलग अलग स्टेटों में अलग अलग परीक्षाएं हुई हैं, उसके बाद क्योंकि 3 साल लगभग होने को है, तो कई सारी परीक्षाएं हुई हैं अलग अलग स्टेटों में और अलग अलग राज्यों में, और स्टेट लेवल की जो नेशनल लेवल की जो परीक्षा है वो भी हुई है। तो उनमें भी काफी सारे बच्चे सिलेक्ट हुए, जैसे रेलवे में भी परीक्षा हुई है, और इसी तरह से अलग अलग विभाग हैं जहां जहां पर सिलेक्ट हुए हैं काफी सारे बच्चे। तो इस हिसाब से जो सिलेक्टर थे वो कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो चुके हैं। अब जो एवरेज और एवरेज से नीचे वाले बच्चे बचे हैं, केवल उन्हीं को पेपर देना है, और उन्हीं से जो है कट ऑफ का निर्धारण होगा। तो आप समझ सकते हैं। और एक बात यह है कि करंट अफेयर्स ऐसा सब्जेक्ट है, और करंट अफेयर्स ही नहीं, अगर आप मैथ्स, रीजनिंग, कोई भी सब्जेक्ट हो, साइंस, किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप पढ़ना बंद करते हैं तो 100% है स्कोर कम जाएगा, और काफी सारे बच्चे हताश होकर के ये सारी चीजें पढ़ना बंद कर देते, क्योंकि जब परीक्षा इतनी लेट होती है तो लगातार हर कोई नहीं पढ़ सकता है। सभी लोगों की अलग अलग जिम्मेदारियां होती हैं, अलग अलग कठिनाइयां होती हैं। कई सारे लोग जो ग्रुप डी में फॉर्म डाले थे, कठिनाइयों के दौर से गुजर रहे थे, उन्हें आशा थी, उम्मीद थी कि परीक्षा जल्दी होगी, सिलेक्ट हो जाएंगे, मेहनत करेंगे, सिलेक्ट हो जाएंगे और अपने घर परिवार को संभालेंगे। लेकिन उसी मुश्किल भरे दौर में और मुश्किलें तब बढ़ जाती हैं जब 3 साल तक परीक्षा नहीं होती है। और जब 3 साल तक परीक्षा नहीं होती है, इतनी सारी मुश्किलें बढ़ जाती हैं, हो सकता है कि उन्हें कहीं कमाने निकलना पड़ता हो, अपने घर को छोड़ करके कहीं बाहर चले जाते हैं कमाने के लिए। तो ये सारी जिम्मेदारी आयोग की है या विभाग की है, जो भी आप कह लीजिए। उन्हें परीक्षा टाइम से करवानी चाहिए, लेकिन अगर नहीं करवाया है तो अब जो है उसको तो अलग बात है, वो तो अलग बात है, अलग दिन बात करेंगे इस पर। लेकिन जो है कट ऑफ यहाँ पर कम रहने वाली है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पढ़ाई को बीच में ब्रेक कर देते हैं, और बहुत सारे बच्चे अगर तैयारी कर रहे थे अभी तक तो कहीं ना कहीं पर सिलेक्ट हुए हैं, और बहुत सारे बच्चे ये भी मैं मानता हूं कि अब भी लगातार तैयारी कर रहे हैं। तो कट ऑफ कम रहने वाली है, लेकिन अगर आप सोचे कि बहुत ज्यादा कम रहेगी तो बहुत ज्यादा कम भी नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी कट ऑफ कम रहने वाली है। तो कम नंबर लाकर भी चयन होगा, ये बिल्कुल सही है और 100% सत्य बात है। अगर आपके कम नंबर भी बन रहे हैं तब भी आपको परेशान नहीं होना है, आपका चयन निश्चित तौर से होगा। दूसरी बात यह है कि परीक्षा निर्धारित तिथि पर हो पाएगी क्या? देखिए, ऐसी उम्मीद तो मुझे भी है और आप सभी को भी होगी कि 23 फरवरी को ग्रुप डी की परीक्षा शुरू हो जाए। 23 फरवरी से इस ग्रुप डी की परीक्षा शुरू हो जाए, लेकिन एनटीपीसी की परीक्षा जो है वो 14 से लेकर के 18 फरवरी तक होनी है, और उसमें बहुत कम बच्चों को परीक्षा इस बार करानी, क्योंकि सीबीटी 2 होना है। और जिस तरह से ओमिक्रॉन बढ़ रहा है, यानी कोविड का खतरा जिस तरह से बढ़ रहा है, तो उसके हिसाब से, क्योंकि कोविड का खतरा बढ़ रहा है, यानी ओमिक्रॉन जो अपने नए वेरिएंट के रूप में आ रहा है वो बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है, और इसके लिए अलग अलग राज्यों में गाइडलाइन भी जारी होने को हैं, और कुछ जगह पर जारी भी हो गई हैं। तो यहाँ पर हो सकता है कि एनटीपीसी का एग्जाम जो है वो करवा दिया जाए,
एनटीपीसी का एग्जाम उनको सुरक्षा जिस तरह से कहा जाता है कि उससे बचाव की जो बचाव के हैं प्रयोग वो सारे कर करके, यानी बचाव के उपाय जो भी हो सकते हैं उन सारी चीजों का इम्प्लीमेंट करके हो सकता है कि एनटीपीसी की परीक्षा करा दी जाए। लेकिन ग्रुप डी में कम बच्चा नहीं है, ग्रुप डी में बहुत ज्यादा बच्चे हैं और इतने बच्चों का एग्जाम कराना वो भी कोविड के इस खतरे में हो सकता है। देखिए मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ऐसा होगा ही, ठीक है। 23 फरवरी को एग्जाम होना है, इसका ऑफिशियल नोटिस है और इसके अलावा कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं है। लेकिन जिस हिसाब से ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ रहा है, हो सकता है कि सरकार को फिर से ऐसा डिसीजन लेना पड़े कि ये जो है फिर से आगे बढ़ जाए, इसकी परीक्षा तिथि फिर से आगे बढ़ जाए। और अगर ऐसा होता है तो ये बहुत बुरी बात होगी, बहुत बुरी खबर होगी हम सभी के लिए, आप सभी के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, परीक्षा आगे नहीं बढ़नी चाहिए। लेकिन वो ना मेरे हाथ में है ना आपके हाथ में है। अगर ये खतरा ज्यादा बढ़ता है तो हो सकता है, क्योंकि अगर लॉकडाउन फिर से लगता है या जो भी चीजें हो, तो यहाँ पर सरकार हो सकता है कि इस परीक्षा को थोड़ा सा और आगे बढ़ा दे, ठीक है। लेकिन एनटीपीसी का एग्जाम हो सकता है करवा दिया जाए, क्योंकि बहुत कम बच्चे हैं। इतने बच्चों का एग्जाम कराना रेलवे के लिए तो कम से कम आसान ही है, क्योंकि इसने करोड़ों बच्चों के एग्जाम करवाए हैं। तो एनटीपीसी का एग्जाम करवा सकता है रेलवे, और हो सकता है कि इसका रिजल्ट भी जारी हो जाए उसके बाद कहीं जाकर के ग्रुप डी की परीक्षा है, तो काफी सारे बच्चे और जो होंगे, जो अभी भी मेहनत कर रहे होंगे, वो एनटीपीसी में शिफ्ट हो जाएंगे और ग्रुप डी के लिए फिर से कुछ जगह एक्स्ट्रा बच जाएंगी। मतलब जो सिलेक्टर थे वो फिर से सिलेक्ट हो चुके हैं, तो अब वहां पर फिर से एवरेज और एवरेज से कम नीचे वाले बच्चों को मौका फिर से यहां पर मिलेगा और कट ऑफ इसीलिए कम जाएगी। परीक्षा में देरी की वजह से कंपटीशन बढ़ा या घटा, अगर इसकी बात करी जाए तो परीक्षा में जितना देरी हो रही है कंपटीशन उतना ज्यादा कम हो रहा है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि पर सीट कंपटीशन भी कम हो रहा है। अगर आप देखेंगे, अगर 23 फरवरी को भी परीक्षा शुरू हो जाती है तो मुझे ऐसा लगता है कि 40% से ज्यादा उपस्थिति नहीं रहने वाली है, क्योंकि ओमिक्रॉन का खतरा भी है। बहुत सारे बच्चे वैसे भी परीक्षा नहीं देंगे, कहीं ना कहीं पर सिलेक्ट हो चुके हैं, और ये जो कोविड का खतरा है इसकी वजह से भी बहुत कम बच्चे परीक्षा देने जाएंगे। अगर पिछली परीक्षा में बात करी जाए तो पिछली परीक्षा में ऐसा कुछ भी नहीं था, तब भी लगभग 60% बच्चों ने परीक्षा दी थी। तो इस बार और भी कम बच्चे परीक्षा देंगे, हो सकता है कि 40% स्टूडेंट ही परीक्षा दे, और जब 40% स्टूडेंट ही परीक्षा देने जाएंगे तो पर सीट कंपटीशन वैसे भी कम रहने वाला है। पिछली बार की तुलना में वैसे ही कम है, क्योंकि फॉर्म कम अप्लाई हुए हैं और वैकेंसीज ज्यादा है पिछली बार की तुलना में, और अगर उपस्थिति कम रहती है तो बहुत कम कंपटीशन रहने वाला है पर सीट, आप ये मान लीजिए। अगर अब कट ऑफ क्या रहेगी इसकी बात करी जाए तो अगर आप यूआर कैटेगरी से आते हैं और यूआर कैटेगरी से आने के बाद आपके 55 नंबर सही हो रहे हैं, मतलब आपके 55 प्रश्न काट पीट के निगेटिव हटा करके सही हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप सिलेक्शन की दौड़ में हैं। मतलब बात साफ है कि आपका सिलेक्शन हो सकता है अगर आप ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं। देखिए ईडब्ल्यूएस की और भी कम जा सकती है ओबीसी से, लेकिन फिर भी बिल्कुल सेफ जोन की अगर बात करी जाए, कि बिल्कुल सेफ जोन की अगर हम बात करें तो 52 नंबर आपके बनते हैं। अगर ओबीसी या ईडब्ल्यूएस से हैं तो 100% है कि आपका चयन हो जाएगा। हाँ, कुछ जोन ऐसे हो सकते हैं जहां पर इससे थोड़ी बहुत ज्यादा कट ऑफ चली जाए, लेकिन अभी आपको नॉर्मलाइजेशन में भी फायदा मिलेगा। ये केवल और केवल ड्रा मार्क्स हैं, नॉर्मलाइजेशन में फायदा मिलेगा और आपके नंबर बढ़ जाएंगे। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी है, एससी एसटी कैटेगरी में 48 से 49 आप कह सकते हैं, किसी के बीच मेरा मार्क्स अगर आपके आ जाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो कट ऑफ क्या रहने वाली है आप समझ चुके हैं। अनरिजर्व कैटेगरी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस हो सकता है कि इस रेंज में आ जाए, 48 से 49 के बीच में हो सकता है कि ईडब्ल्यूएस आ जाए, क्योंकि उस दौरान ईडब्ल्यूएस बहुत कम बच्चों के पास था और बहुत कम बच्चों ने ईडब्ल्यूएस से फॉर्म अप्लाई किया है। लेकिन ओबीसी की लगभग 52 नंबर जाएगी और अनरिजर्व की 55 अगर आप सही कर ले जाते हैं निगेटिव काट पीट के, तो आपके सिलेक्शन की पूरी उम्मीदें हैं और नॉर्मलाइजेशन में अभी नंबर बढ़ेंगे। ये केवल और केवल ड्रा मार्क्स लिखे हैं। तो आई होप आपने समझा होगा कि कम नंबर लाकर भी कैसे चयन होगा आपका और आपको क्या क्या पढ़ना है। बस 1 मिनट समय लूंगा, 1 मिनट में आप समझ लीजिए कि अब आपको क्या क्या पढ़ना है। 1 मिनट और अपना समय दीजिए मुझे, क्या क्या पढ़ना है, किस तरह से आपको तैयारी करनी है। देखिए, अगर आप करंट अफेयर्स के चक्कर में पढ़ते हैं तो करंट अफेयर्स
पता नहीं अभी का पूछा जाएगा या 1 साल पहले का पूछा जाएगा, कब का करंट अफेयर्स रख दिया जाए कुछ भी क्लियर नहीं। लेकिन अगर आप पढ़ रहे हैं पहले से तो आपको रिवाइज कर लेना चाहिए। लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा है, अब अगर आप पूरी तरह से पढ़ना चाहेंगे तो बहुत मुश्किल है करंट अफेयर्स तैयार करना, इसलिए आप उस सेक्शन को छोड़ सकते हैं। आपको जो है साइंस पूरी की पूरी पढ़ लेनी है 9th एंड 10th की। कक्षा 9 और 10 की पूरी पूरी एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, बस आप समझ लीजिए साइंस में आपका एक अच्छा स्कोर हो जाएगा। 25 में से आप 22 से 23 नंबर आसानी के साथ कर पाएंगे। मैथ्स आप पढ़ लीजिए, रीजनिंग आप पढ़ लीजिए, मैथ्स और रीजनिंग आप पढ़ लीजिए, साइंस आप पढ़ लीजिए 9th एंड 10th की। बस आपका सिलेक्शन 100% है, हो जाएगा। अगर आप जीके पढ़ लेते, थोड़ी बहुत इतिहास, भूगोल, पर्यावरण, ये सारी चीजें अगर आप देख लेते हैं, आपने पहले से पढ़ी हुई हैं, तो अच्छी बात है, आपका सिलेक्शन आपका 100% श्योर हो जाएगा और आपका स्कोर और ज्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर आप उन चीजों को छोड़ भी देते हैं, अगर आप पिछली ग्रुप डी की परीक्षा में जाएं और देखें, तो कई सारे बच्चों के मैंने इंटरव्यू देखे, कई सारे बच्चों ने बताया भी, खुद भी बताया कि मैंने ना तो करंट अफेयर पढ़ा, ना ही मैंने जीके पढ़ा, बस मेरा साइंस, मैथ्स और रीजनिंग की वजह से सिलेक्शन हो गया है ग्रुप डी में। तो अगर आप ग्रुप डी में सिलेक्शन चाहते हैं तो आपको ये 3 सेक्शन बहुत स्ट्रांग रखने होंगे। और बहुत स्ट्रांग का मतलब ये है कि इन तीनों सेक्शन के आप तीनों सेक्शन से आप 80 नंबर का टोटल ये तीनों सेक्शन है। अगर इन 80 में से आप 70 का भी टारगेट लेकर के चलते हैं कि इन 80 में से मुझे 70 नंबर भी आप ले आते हैं, 70 नंबर ही आप ले आते हैं, तब भी आपका कोई नहीं रोक सकता है सिलेक्शन, ये मान लीजिए। अगर आप 70 का टारगेट लेकर के चलेंगे तो आपके 60+ बन ही जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर आपके कम नंबर आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कट ऑफ इतनी कम रहने वाली है। बस अगर आप यहां पर फोकस कर लेते हैं तो आप काफी सारे बच्चों से ऊपर हो जाएंगे और आप एक हाई स्कोर करके एक अच्छी पोस्ट पा पाएंगे ग्रुप डी में भी। क्योंकि ग्रुप डी में भी काफी सारी पोस्टें हैं और कुछ पोस्टें थोड़ी सी अच्छी हैं, कुछ पोस्टें थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि एवरेज है ना। तो यहां पर अगर आप एक अच्छी पोस्ट चाहते हैं तो आपको लगभग 60+ स्कोर करना पड़ेगा राम आर्क्स में। जितने ज्यादा नंबर उतनी अच्छी पोस्ट, ये ग्रुप डी का सिद्धांत है। और ग्रुप डी में काफी सारी पोस्टें, जब आपने फॉर्म अप्लाई किया होगा तो अलग अलग जो है पोस्टें थी, आपने जो भी पोस्ट अप्लाई किया होगा फर्स्ट प्रेफरेंस में आपने डाला होगा, वो आपको मिल जाएगी अगर आपके अच्छा स्कोर होगा, आपके अच्छे नंबर होंगे। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। अब अगर अभी भी आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में एक अच्छा सा आप कमेंट मेरे लिए छोड़ सकते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के किसी अपडेट के साथ। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, आपका कोई भी प्रश्न है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं अगले वीडियो में उसका जवाब देने की या फिर कमेंट में आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, नमस्कार।